अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सरदार ज़फ़र, आपकी खिदमत में हाज़िर। सी एस एस पी एम एस एग्ज़ाम्स जेंडर स्टडीज़ के लेक्चर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जी हम बात करेंगे जेंडर स्टडीज़ के लेक्चर 3 में, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, तो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़। अब ये सोचने की बात है कि जेंडर स्टडीज़ को हम ओवरऑल अगर आप देखें तो हम हमेशा वुमेंस के साथ इसको अभी भी इंटरलिंक करते हैं। हम ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज़ की जब भी बात होगी तो मर्द और औरत की बात हो रही है। तो हालांकि ऐसा नहीं था। जेंडर स्टडीज़ जो है वो शुरू ही इस वजह से एज अ सब्जेक्ट हुआ कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हिस्टोरियंस जो थे, जो हिस्ट्रीज़ लिखते थे, वो हमेशा मर्दों की बात करते थे। वो हमेशा हिस्ट्री में मर्द का जिक्र करते थे। वो एज अ वॉरियर डिक्लेयर करते थे तो मर्द को करते थे, एज अ किंग डिक्लेयर करते तो मर्द को करते थे। तो उस उधर ही से बात जनरेट हुई, उधर ही से बात शुरू हुई कि औरतों ने कहा कि फिर हम कहाँ हैं इस सोसाइटी में? क्या हमने कुछ नहीं किया? क्या हमने उस उन वॉर्स में, उन चीज़ों में कोई अपनी जानें नहीं गंवाई, या हमने कोई लॉस नहीं बेयर किया कि आप सिर्फ मर्दों का ही नाम लेते हैं? तो 19th सेंचुरी में ये बात स्टार्ट हुई, एक पॉलिटिकल राइट स्टार्ट हुआ। औरतों ने अपनी एक मुहिम स्टार्ट की, एक स्ट्रगल स्टार्ट की, जिसमें औरतों ने कहा कि हमें भी मर्द के हम ये नहीं चाहते कि हम मर्द के इक्वल आएँ, लेकिन आप ये तो करें कि कम से कम हमारी कोई बात सुने, हमारी भी कहीं बात की जाए। तो वहाँ से फिर वुमेन और उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम वुमेन स्टडीज़ शुरू करते हैं, सिर्फ औरतों की बात की जाएगी। तो वुमेन जब स्टडीज़ की बात अभी शुरू ही हुई थी, तो वहाँ से फिर जो मैंने बताया था आपको, LGBT, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर एंड क्यूरीज जो थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो फिर हम भी सारे अपनी अपनी स्टडीज़, हम भी सोसाइटी को अपने बारे में बताना चाहते हैं। हमारे भी कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे भी कुछ सर्कल्स हैं, हम वो लोगों के आगे रखना चाहते हैं। तो फिर जब ये सब कुछ देखा तो एकेडमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ब्रॉडर फिर टर्म हो जाती थी। फिर हर कल से जो भी उठता तो वो अपना ही एक मतलब सब्जेक्ट बना लेता और अपना एक कैरिकुलम सेट कर लेता। तो ओवरऑल क्या किया सब ने मिल के, उन सब ने ये फैसला किया कि हम इस सब को एक नाम देते हैं, वो है जेंडर स्टडीज़। ठीक है जी, ये वुमेन स्टडीज़ नहीं है, ये जेंडर स्टडीज़ है। इसमें तमाम जेंडर्स को इनकलकेट किया गया है, एक जगह पे जमा किया गया है, और उन सब को मिल के बताया गया है कि हर जेंडर की अपनी एक वैल्यू है, हर जेंडर कैसे बना, सोशल कंस्ट्रक्शन उसकी कैसे हुई, वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, वो डेवलप कैसे हुआ, और वो अब कहाँ वेरी करता है। ये जी पहला कॉन्सेप्ट आपका हो गया। आप दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है, मल्टी डिसिप्लिनरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो ये वाहिद सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता है। आप लॉ लेंगे, आपको उसमें जेंडर स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री उठाएंगे, आपको वहाँ जेंडर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसकी रूट्स जो हैं वो तमाम सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं जाके लिंक्ड हो रही हैं, कहीं ना कहीं जाके ये बन रही हैं। तो ये आप मदर ऑफ सब्जेक्ट्स भी इसको कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये जुड़ रहा है। और फिर आगे अगर आप इसको देखें तो ये क्या करता है, हर डिसिप्लिन में इसका कहीं ना कहीं काम है। आप डॉक्टर हैं, आपका जेंडर्स के साथ काम होगा। आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अगर आप कैरिकुलम में हैं तो आपका ज़रूर ही 110% आपका जो ताल्लुक़ है वो जेंडर स्टडीज़ के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। कहीं आप डायरेक्टली उनसे डील कर रहे होंगे, कहीं आप इनडायरेक्टली उनसे डील कर रहे होंगे। तो ये बिल्कुल आपका इससे लिंक्ड है हर डिसिप्लिन के साथ। उसके बाद जी हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के लिए, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी हमारे CSS, ख़ासकर हमारे CSS और PMS स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस की गई। तो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 1989 में, ये आप नोट कर लें। अब मैं जो भी काइंडली चीज़ें बताता हूँ, आप काइंडली उसको क्या किया करें, आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहा करें, ताकि वो आपको बाद में जब आप ये सॉफ्ट आपने हार्ड कॉपी बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको वो चीज़ें फ़ायदा दे दे। तो ये सबसे पहले
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलप की गई। उसके अंदर जी बताया गया कि 1989 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इसको सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसको पीयू में, जिसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं, LCWU में इसको एज अ सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया। और सबसे बड़ा इस सब्जेक्ट का मसला ये हुआ कि हमारी नेशनल राइटिंग जो है वो इसके ऊपर बात ही नहीं करती थी, या नेशनल राइटिंग जो हमारे नेशनल राइटर्स हैं वो इसके ऊपर कभी उन्होंने खुल के बात ही नहीं की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। हम हमारे जो लिटरेचर है वो जेंडर के ऊपर होना चाहिए, ताकि हमें जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि क्या इस सोसाइटी में डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं, ताकि हम उस चीज़ को फॉलो कर सकें और एक अच्छे शहरी बन सकें। उसके बाद जी हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। मैंने ये अपने पहले लेक्चर में ही बात की थी कि जो जेंडर है वो उसको हम दो ब्रॉडर टर्म्स में देखते हैं, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो ये है कि जब हम पैदा होते हैं बाय बर्थ, हमें खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आइडेंटिटी दी जाती है कि हम मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है जी, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सब कुछ जो प्ले करता है रोल, वो प्ले कौन करता है? वो सोसाइटी प्ले करती है। सो वो कहता है कि इट्स इंटरेक्चुअल रादर देन इंडिविजुअल। तो ये जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा सोसाइटी के साथ जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जेंडर को क्या करेंगे, सोशली कंस्ट्रक्ट करेंगे। उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी क्या डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं। और इसमें यह भी आगे बताया जाता है कि मैस्कुलिन सोसाइटी क्या होती है, फेमिनिन सोसाइटी क्या होती है। तो मैस्कुलिन सोसाइटी ये है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो, जहाँ मर्द बाहर निकल के काम करें, जहाँ मर्द ज़्यादातर आपको नज़र आ रहे हो जिस साइड, जैसे हमारे इस्लामिक स्टेट्स हैं ज़्यादातर, जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, यहाँ ज़्यादातर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। फेमिनिन सोसाइटी क्या होती है कि जहाँ फ़ीमेल ज़्यादा हों और जहाँ फ़ीमेल क्या करें, जहाँ फ़ीमेल क्या करें, फ़ीमेल्स साथ निकल के मर्दों के बराबर के काम करें। सिर्फ वो लविंग, केयरिंग या एक्सप्रेसिव नहीं होंगी कि वो अपना सिर्फ प्यार एक्सप्रेस करें और बस घर संभालें, और वो भी ब्रेड अर्निंग कर सकती हैं, वो भी रफ़ एंड टफ़ हो सकती हैं, वो भी थिक स्किन हो सकती हैं, वो भी सब कुछ वही कर सकती हैं जो मेल सोसाइटी में कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।